नमस्ते भाई, उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और ये स्पेशल सेशन लेने के लिए आप सभी तैयार होंगे। सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में एक स्पेशल सेशन होता है जो आपको बताता है कि आखिरकार भारत में चल क्या रहा है। रिसेंट में आप देखते हैं कि 98 साल की उम्र में एमएस स्वामीनाथन, जिनको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता था, उनकी डेथ हो गई है। तो उनसे रिलेटेड कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उनका क्या योगदान था भारत के लिए, वो बिल्कुल सराहनीय था। ऐसा कोई योगदान कोई और नहीं दे पाया। इनके बारे में भी हम बात करेंगे क्योंकि इनका संबंध हरित क्रांति से है, ग्रीन रेवोल्यूशन से है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करें कि आज की वीडियो में हम क्या कुछ डिस्कशन करने वाले हैं, तो भाई बेसिक सी बात है कि सबसे ज्यादा तो डिस्कशन हम करने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आखिरकार ये ग्रीन रेवोल्यूशन भारत के अंदर या वर्ल्ड लेवल पे किसके द्वारा लाया गया। एमएस स्वामीनाथन कौन है, नॉर्मन बोरलॉग कौन है, और हरित क्रांति का प्रभाव भारत के ऊपर क्या पड़ा, और क्या कुछ वो चीजें हैं जो हरित क्रांति के संबंध में हमें देखने को मिली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हरित क्रांति है क्या। बेसिकली अगर हम बात करें व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, तो खेती के अंतर्गत, ठीक है, आधुनिक यंत्रों का, रसायनों का, बाकी अन्य जितने भी मॉडर्न तरीके हैं, इन सब का इस्तेमाल करते हुए खेती की उपज को बढ़ाना और खेती से जितना मैक्सिमम हो सके उतना आउटपुट लेना, ये बेसिकली ग्रीन रेवोल्यूशन का एक हिस्सा है। इसको हरित क्रांति के नाम से भारत के अंदर जाना जाता है। लेकिन हरित क्रांति के बारे में आपको ये चीजें भी समझ लेनी चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि खेती में उपज हो गई है तो ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगा। नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हुई। किसमें हुई? एग्रीकल्चर में हुई। क्योंकि एग्रीकल्चर में हुई इसलिए इसको नाम दे दिया गया ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन इसकी शुरुआत एकदम से नहीं हो गई। इसकी शुरुआत की अगर मैं बात करूं वो कहां से हुई, तो बात है 1960s की। बात कब की है? 1960s की है। 1960 में एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नॉर्मन बोरलॉग। जो आप इमेज में देख रहे हैं, दिस पर्सन इज नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। इनके द्वारा कुछ स्पेशलिटीज दी जाती हैं कि कुछ ऐसे बीज दिए जाते हैं जिसकी वजह से खेती की उपज बढ़ी। अगर हम बात करें, इनको उस चीज के लिए बाद में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ये एक यूएस बेस्ड साइंटिस्ट थे। कहा कि यूएस बेस्ड साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग। इनके द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत वर्ल्ड लेवल पे की जाती है। इस वजह से इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड कहा जाता है। इनके द्वारा जो शुरुआत है वो 1960s में कही गई, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि किस तरीके से रसायनों का प्रयोग करके, अच्छी सिंचाई व्यवस्था का प्रयोग करके, फसल चक्र का, क्रॉप रोटेशनल तरीके का प्रयोग करके उपज को बढ़ाया जा सकता है। और ये बढ़ी हुई उपज कहीं ना कहीं देश के लिए एक प्राइमरी फैक्टर का प्रोडक्शन होगा जो भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। लेकिन इसका जो इंपैक्ट था, जो ब्लू कलर का पार्ट आप देख रहे हैं, जिसके अंदर आपको मेनली यूएसए देखने को मिलता है, मैक्सिको देखने को मिलता है, इन सभी जगह में रहा। जो ग्रीन कलर का इफेक्ट है वो इंडियन के टाइम का था। ठीक है, कब का था? इंडियन के टाइम के था। ठीक है, ये भाई, ये जो ब्लू कलर है ये आपको 1960s में देखने को मिला। लेकिन जो ग्रीन कलर है वो 1970s में देखने को मिला। इसके पीछे आखिरकार पूरी स्टोरी क्या है वो सारी की सारी बात में बताने वाला। लेकिन अगर मैं बात करूं वर्ल्ड लेवल पे, आपसे क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर। आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन एट वर्ल्ड लेवल? द नेम इज नॉर्मन बोरलॉग। वो है नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछा जाए कि इसके लिए उनको नोबेल प्राइज कब मिला, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज 1970s में मिला, जो शांति के क्षेत्र में मिला था। किसके क्षेत्र में मिला था? शांति के क्षेत्र में मिला था। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि आखिरकार इंडिया में इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई, क्या जरूरत पड़ी कि इस पद्धति को इंडिया में लेके आना पड़ा। क्योंकि आप देख रहे हैं फर्स्ट फिगर जब शुरू हुई है 1960s में, जब हरित क्रांति शुरू हुई है, इंडिया में नहीं हुई थी। मतलब क्या इंडिया में उस समय जरूरत नहीं थी? जरूरत हमेशा से थी, लेकिन ये 1967 तक ही क्यों आ पाई? चलिए जानते हैं इस सवाल के जवाब को। बात करते हैं हम इंडिया के अंदर बंगाल फेमाइन 1943 के अंदर, 1943 के अंदर जो बंगाल का क्षेत्र है, ठीक है, बेसिकली तब बंगाल ऐसा नहीं हुआ करता था। ठीक है, तब बंगाल ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं बात कर रहा हूं संपूर्ण बंगाल की, जब बांग्लादेश भी हमारा हिस्सा हुआ करता था। क्योंकि बात है 1943 की, जब बांग्लादेश भी हमारा एक हिस्सा था। तो एक अकाल पड़ता है जिसकी वजह से बंगाल के अंदर मोस्टली लोग प्रभावित होते हैं और लगभग 40 लाख लोगों की डेथ इसमें आपको देखने को मिलती है। इन 40 लाख लोगों की डेथ आपको देखने को मिली, और किसकी वजह से? अकाल की वजह से, भूख की वजह से, भूखमरी की वजह से। इस डेथ को लेकर सरकार काफी ज्यादा चिंतित थी, लेकिन उस समय हमारे ऊपर राज हुआ करता था ब्रिटिश सरकार का। उन्हें इसको लेकर कोई भी प्रबल जो कदम है वो नहीं उठाई। खैर उसके बाद आप सभी को पता है
कि भारत के अंदर आजादी का दौर भी आया, लेकिन इस चीज को लेकर ये सबसे बड़ा शेमफुल एक चीज देखी जाती है ब्रिटिश एरा में। उन्होंने जो स्टेप्स इसके रिगार्डिंग उठाए थे वो भारतीयों के हित में नहीं थे, उन्होंने अपने हित को हमेशा के लिए जारी रखा। ऐसा भी कहा जाता है कि इस अकाल के पड़ने पर भी यहां के लोग बच सकते थे, लेकिन जो नील की खेती प्रारंभ में ब्रिटिशर्स के द्वारा कराई गई थी उसकी वजह से जो भूमि उर्वरक हो सकती थी वो भी बंजर हो गई थी। ये उसके पोस्ट इफेक्ट थे जो आपको बंगाल में देखने को मिले। बंगाल की भूमि पूरी तरीके से प्रभावित थी उस नील की खेती की वजह से और क्रॉप को ना बदलने की वजह से। अगर आप एक ही जमीन पे एक ही तरीके की खेती करते चले जाएंगे तो उसकी उर्वरकता खत्म हो जाएगी। यह हाल सिर्फ बंगाल का नहीं था, पूरे भारत में धीरे धीरे इस तरीके के हाल आपको देखने को मिले। तो इसलिए जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो 1947 से लेकर 1967 के बीच में भारत ने खूब तरक्की की, लैंड मास को बहुत ज्यादा बढ़ाया, ठीक है, जिसके ऊपर भूमि पे खेती की जा सके, उस भूमि के अंदर बहुत अधिक विस्तार भी किया। इसके लिए आप सभी को पता है जब भारत के अंदर प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी तो उसमें भी सबसे अधिक जो ध्यान दिया गया था वो कृषि के ऊपर दिया गया था, कृषि क्षेत्र के बढ़ाव के ऊपर दिया गया था। लेकिन जैसा आप सभी जानते हैं भारत के अंदर जितना कृषि का क्षेत्र बढ़ेगा उससे कहीं अधिक जनसंख्या बढ़ेगी। ये वाला जो पोर्शन है ये आपको, ये वाला जो नीचे वाली लाइन है यह बताती है कि किस तरीके से हम कृषि का क्षेत्र बढ़ा रहे थे, ठीक है, जो फार्मिंग लैंड से हम किस तरीके से बढ़ा रहे थे। लेकिन फार्मिंग लैंड से कहीं ज्यादा आपको एक दूसरी चीज देखने को मिल रही थी, वो थी जनसंख्या। इंडिया की जनसंख्या भी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। ऐसी स्थिति में भले ही इंडिया ने कृषि योग्य भूमि को बढ़ा लिया हो, लेकिन एग्रीकल्चर की आवश्यकता अभी भी बहुत अधिक थी। और इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए भारत के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट आए। नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति को शुरू किया था, उससे बहुत अधिक प्रभावित थे भारत के एक व्यक्ति जिनका नाम क्या है भाई, जिनका नाम आपको देखने को मिलता है, ये व्यक्ति जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जिनके बारे में आज हम बात करने के लिए आए हैं, एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ने भारत के अंदर हरित क्रांति के रेवोल्यूशन को शुरू करने का प्रारंभ किया। इन्होंने बेसिकली बताया, ठीक है, इन्होंने बेसिकली बताया कि किस तरीके से भारत में हरित क्रांति को शुरू किया जा सकता है। लेकिन भारत के अंदर जो हरित क्रांति है वो स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। दो बार भारत के अंदर हरित क्रांति आती है। प्रथम चरण में आती है 1967 से 68 तक और द्वितीय चरण में आती है 1978 से 79 तक। दोनों के प्रभाव अलग अलग थे। एक क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि भारत के अंदर जब हरित क्रांति शुरू हुई तो किस देश ने हमारी सहायता की थी? द कंट्री विच वॉज हेल्पिंग वॉज अमेरिका। अमेरिका की दो ऐसी संस्थाएं थी जिनको बोलते द रॉक फेला, ठीक है, क्या रॉक फेलर एक फाउंडेशन है और इसके अलावा फोर्ड फाउंडेशन। इन दोनों ही फाउंडेशंस ने इंडिया की हरित क्रांति को सपोर्ट किया, फाइनेंशियली हमें सपोर्ट भी की। तो अगर हम बात करें कि आखिरकार एमएस स्वामीनाथन ने भारत के अंदर ऐसा किया क्या था, तो भाई अगर बात करें इन्होंने भारत के अंदर किया क्या था, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। बेसिकली इन्होंने कहा था कि सबसे पहले हमें हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड्स निकालने चाहिए। ये हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड आखिरकार निकलकर कहां से आए? भाई हाई यील्डिंग वैरायटीज के सीड की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को याद रखना, इसी के लिए जो नोबल है, इसी के लिए जो नोबल है वो 1970 में नॉर्मन बोरलॉग को दिया गया था। और इसी चीज को किसने अडॉप्ट किया? इसी चीज को इंडिया ने अडॉप्ट किया। इसके अलावा सप्लाई बढ़ा दी केमिकल फर्टिलाइजर्स की। इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट भी आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, केमिकल्स खाने की वजह से इंसान की औसत आयु के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। द नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट इज राइजिंग वेरी हाईली इन इंडिया। इसकी वजह से कैंसर के जो पेशेंट्स हैं इंडिया में वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन खेती के उत्पादकों को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना ही पड़ता, क्योंकि इसी तरीके की हरित क्रांति के बारे में बताया गया था नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, जिसको ठीक है स्वामीनाथन जी ने भारत के अंदर अडॉप्ट कराया। इसके अलावा आपको देखने को मिलता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कुएं का खुदना आपको देखने को मिला। ठीक है, कुएं स्टैब्लिश करना, समरसेबल टाइप, इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिले। टू बी वेरी इन ए रूरल लैंग्वेज, अगर मैं बहुत ही ज्यादा एग्रीकल्चर और गांव की भाषा का प्रयोग करूं तो इस सब का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। इसके आगे में बढ़ो, यूज ऑफ मशीनरी, बड़ी बड़ी मशीनों का यूज, रूटावेटर, टिलर, इस तरीके की चीजों का यूज किया गया। ठीक है, इसके अलावा प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, एग्रीकल्चर लोन्स की स्थापना की गई कि अगर किसी को लोन चाहिए तो वो एग्रीकल्चर लोन ले और कृषि के क्षेत्र का विस्तार करे। इतना ही नहीं, इसके बाद सॉइल कंजर्वेशन, भूमि अपरदन को रोकना, सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए कुछ इसके अंदर यूजेज करना। ठीक है, बाढ़ वाले एरिया से बच के रहना, इस तरीके की बहुत सारी चीजें की गई। इसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी किया गया। ठीक है, मंडियों का इस्तेमाल किया गया, मंडियों को बनाया गया, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया जो सपोर्ट करे कृषि के सभी प्रोडक्ट्स को।
इसके अलावा आप देखते हैं इंसेंटिव का प्राइस बढ़ाया गया। इसके अलावा मल्टी क्रॉपिंग प्रोग्राम चलाए गए। मल्टी क्रॉपिंग प्रोग्राम सबसे जरूरी है। अगर सभी लोग एक ही तरीके की खेती करेंगे तो भारत के अंदर या किसी भी देश के अंदर अगर सब एक ही तरीके की खेती करेंगे तो ये दिक्कत का विषय है। लेकिन यह किया गया कि अब हर एक व्यक्ति को एक तरीके की खेती की तरफ जोर नहीं देना, ठीक है, इस तरीके की खेती करो जो सबके लिए फायदेमंद रहे। पता लग रही है कि सबने मक्का मक्का बो दी तो सबने मक्का मक्का बो दी, तो उस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया गया। इसके अलावा लैंड रिफॉर्म्स कराए गए, भूमि सुधार कराए गए और डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए थे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के लिए, क्योंकि ये वही फार्मर्स होते हैं जो सबसे ज्यादा इस काम में अपने आप को संलग्न रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो फैक्टर्स थे इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो क्या थे? ये तो वो फैक्टर्स थे जो आपको बताए गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, जो 1967-68 में प्रथम चरण में शुरू हुआ था। लेकिन इसके बात करूं जो सोशल मैटर्स थे वो क्या थे? भाई मिडिल क्लास फार्मर्स को इस बारे में कन्विंस करना बहुत मुश्किल चीज थी, क्योंकि ये सोशल चीजें हैं। इसके अलावा एजुकेशन, अगर कोई इन चीजों को समझना चाहता है तो उसके पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, पैसा उसके पास होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसके पास होना चाहिए। इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आप आगे देखोगे। इसके अलावा पॉलिटिकल भी होना चाहिए, मार्केट इकोनॉमी के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये सब चीज होनी चाहिए। ये जितनी भी चीजें आपको लिखी हुई दिख रही हैं ये आपके सिविल्स के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर है, ठीक है। लेकिन भाई आपको इतना ज्यादा भी फोकस नहीं रहना है, क्योंकि मैं आपको क्या बता रहा हूं हर एक एग्जाम के लिए है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं हल्का सा अपनी माइंड मैप बनाकर, ठीक है भाई। तो अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना ये सारी चीज भी आपको देखने को मिले। अगर कल्चरल की बात करूं तो एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू क्रॉप एंड प्रैक्टिसेस, ये भी इसमें शुरू की गई। वनडे एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं इतना ही आपके लिए बहुत है, जितना मैं बोल के बता रहा हूं इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है। जो बच्चे हिंदी के लिए डिमांड करते हैं बहुत बार, तो भाई आपको हिंदी देखने को मिलती है इस क्लास में रेगुलरली, जब 10 से 11 बीच में क्लास रहता हूं हिंदी मिलती है। लेकिन आज बेसिकली क्या, आज सारा का सारा कंटेंट इंग्लिश में इस वजह से क्योंकि हमारे रेटर महोदय आए नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस आपको सभी हिंदी में ही मिलेगी, ठीक है, प्लस इंग्लिश में तो मिलेंगी ही मिलेगी। इसके बारे में अगर हम बात करें इसके इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिले 1967 से लेकर 68 के बीच में अगर मैं देखूं तो इसमें कृषि के जो उत्पाद थे, कृषि के जितने भी उत्पाद थे, जो प्रोडक्शन था कृषि का, वो 3 गुना हो गया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। इतना ही नहीं, जब 1978 और 1979 के अंदर इसके अंदर उत्पादकों को चेक किया गया तो जो वीट था, ठीक है, जो गेहूं था, वो 131 मिलियन टन हमने बनाया। और इस तरीके से हम दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो गए जो वीट का उत्पादन करते हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्री हम वीट प्रोड्यूसर बन गए। ये इतना बड़ा इंपैक्ट था जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था ने एक करवट ली और भारत उन देशों में शुमार हो गया जो वीट का एक्सपोर्ट भी कर पाए। खैर, इस तरीके की और भी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। इसके कंप्लीट इंपैक्ट तो आपको बड़े लेवल पे देखने को मिलते हैं, लेकिन हम बात करने के लिए आए हैं बेसिकली कि भाई इसके छोटे लेवल पे इसको शॉर्ट तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो मैंने अभी तक सभी चीजें आपको शॉर्ट में बताई। इतना भी बताऊं कि इसका इंपैक्ट पूरे इंडिया में नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। लेकिन रीजन क्या था? देखो, ये कृषि का डेटा है, आप देख रहे हैं ये क्या है, ये कृषि का डेटा है। सबसे ज्यादा ये राइस का टेबल है। राइस का टेबल अब 1950-60s के आसपास में यहां बीच में शुरू हुआ, यहां बीच में शुरू हुआ। इसके बाद देखिए ग्रोथ बढ़ती चली गई है, ठीक है, ग्रोथ बढ़ती चली गई। यही राइस में भी देखूं तो भाई ग्रोथ बराबर बढ़ती चली गई है और यहां लेवल तक ये खूब बढ़ी है। ये ग्रोथ का चार्ट है, किसका? ग्रोथ का चार्ट है। ये पूरे फूड ग्रेन्स का चार्ट है जो काफी ज्यादा बढ़ा है स्टार्टिंग से। लेकिन इसके द्वारा जो इंपैक्टेड एरियाज थे वो सिर्फ ये थे। अच्छा, बाकी एरियाज में सर क्यों नहीं हो पाया? आप सभी को पता है ब्रिटिश एरा के अंदर इन लोगों का इतना शोषण हुआ था, इतना शोषण हुआ था। मद्रास हुआ, मुंबई हुआ या ये क्षेत्र हुए, इनका बहुत ज्यादा शोषण आपको देखने को मिला था। इनका इतना ज्यादा शोषण देखने को मिला जिस वजह से इन लोगों के पास पैसे नहीं थे, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट नहीं थी, चक की जो वो था लेवल वो भी बहुत छोटा था, जमीन जो थी वो छोटे छोटे टुकड़ों में रह गई थी, जिस वजह से बड़ी बड़ी खेतियां नहीं कर पाई, जिस वजह से ये हरित क्रांति से अलग रह गई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको हरित क्रांति समझ में आई होगी, हरित क्रांति के क्या इंपैक्ट है ये आपको समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरकार इसमें एम एस स्वामीनाथन का रोल क्या है। ठीक है भाई, एम एस स्वामीनाथन के द्वारा ही ये चीजें इंडिया को इंट्रोड्यूस कराई गई थी पहली बार। अच्छी उर्वरकता वाले बीजों के अलावा और भी बहुत सारी चीज वो भारत के लिए लेके आए थे। अगर हम बात करें कि अभी रिसेंट में आप अब सभी को पता है कि ऑब्यूट्रीज यानी उनका देहांत जो है, दुखद देहांत आपको देखने को मिला एट द एज ऑफ 98। लेकिन अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको देखूं, आपके कोई भी एग्जाम हो सकता है, आपका सीजीएल का एग्जाम हो सकता है, सीडीएस का हो सकता है, सीपीओ का हो सकता है, या कोई भी और वनडे एग्जामिनेशन आपका हो सकता है। तो उसके लिए अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो इनका अवार्ड से क्वेश्चन बनना बहुत ही ऑब्वियस सी बात हो सकती है। अगर मैं बात करूं इनको कौन कौन से अवार्ड मिले, भाई इनको पद्मश्री मिला, पद्मश्री मिला 1967 में। इसके बाद आपको रेमन मैग्सेसे, जिसको एशिया का नोबल भी कहते हैं, जो इनको 1971 में देखने को मिला। इसके बाद इनको पद्म
कौन सा भूषण मिला जो 1972 में मिला, पद्म विभूषण मिला जो 1989 में देखने को मिला, और उसके बाद वर्ल्ड फूड प्राइज मिला जो कब मिला, 1987 में मिला। इसके अलावा इनको 33 नेशनल और 32 इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन उनके बारे में इतनी ज्यादा डीप डिस्कशन नहीं करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा जरूरी थे। पद्मश्री आप सभी को पता है भारत का चौथे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। पद्म भूषण आप सभी को पता है भारत का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार है। पद्म विभूषण भारत का दूसरे नंबर का सबसे उच्च पुरस्कार है। और अगर हम बात करें भूखमरी और इस तरीके के जितने भी कार्य होते हैं उनको करने के लिए वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है। ये शांति के क्षेत्र में दिया गया था, और इसके अलावा रेमन मैग्सेसे ये भी शांति के क्षेत्र में दिया गया था 1970 में। तो ये एक इस तरीके की चीज आपको देखने को मिलती है। क्वेश्चन है कि ये भी बन सकता है कि इनका जन्म जो है वो कब हुआ भाई, इनका जन्म 7 अगस्त 1925 में तमिलनाडु में हुआ था, और उनका देहांत 28 सितंबर 2023 में देखने को मिला। ठीक है, तमिलनाडु एरिया को मैंने इसी वजह से हाईलाइट करा दिया आप लोगों के लिए, ताकि जब आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो शायद आपको ये बात पता लगे। तो MS स्वामीनाथन से, ग्रीन रेवोल्यूशन से जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते थे वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन कौन सी ऐसी क्रॉप्स थी जो हरित क्रांति के द्वारा प्रभावित हुई, चावल की, गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, ये सभी प्रभावित हुई। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कौन कौन सी ऐसी फसलें थी जो प्रभावित नहीं हुई, दालों की फसलें थी जो इससे प्रभावित नहीं हुई। वो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा की जाती थी इस वजह से, क्योंकि जो भी आपको कृषि देखने को मिलती है उत्तर भारत में, ठीक है, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, वो सभी खेती इससे प्रभावित थी। बाकी जो खेती आपको देखने को मिलती है साउथ इंडिया वाले एरिया में, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, वो इससे प्रभावित नहीं हुई थी। रीजन आप सभी को पता है, क्योंकि हरित क्रांति का प्रभाव ही आपको इन स्टेट्स में देखने को मिला, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। इन लोगों के पास चक भी बड़े थे और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, पैसे की अधिकता भी थी, जिससे कि ये मशीनों का यूज कर पाए और बाकी संसाधनों का यूज कर पाए। खैर, मिलते हैं इस प्रकार की एक और वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि जितनी चीजें मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं, आप लोगों के लिए करना चाह रहा हूं, वो शायद आप लोगों के पास तक पहुंच रहा होगा। करंट अफेयर्स कहीं नया नहीं बन के आता, स्टैटिक जीके कहीं नई बन के नहीं आती, वो आपकी इसी तरीके के करंट इवेंट से उठाई जाती है। इस तरीके की और भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा जिसमें इस तरीके की सारी बातें होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आपको और कैसी वीडियो चाहिए इस टॉपिक से रिलेटेड। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप सभी का धन्यवाद।